वेलकम फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पंकज सोनी, इलेक्ट्रोहोम्योपैथ प्रैक्टिशनर। आज इलेक्ट्रोहोम्योपैथी मेडिसिन्स के विषय में कुछ जानकारी आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, जिसमें ज़्यादातर प्रैक्टिशनर हमेशा कंफ्यूज रहते हैं और हमेशा ही वो सही दवाइयों के चुनाव में असमर्थ हो जाते हैं और इस प्रकार से परेशान होने की वजह से वो या तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथ कर नहीं पाते हैं या गलत दवाइयों का उपयोग करते हैं और रिजल्ट नहीं ले पाते हैं। तो मैं आज का ये टॉपिक शुरू करता हूँ कि दवाओं का असर शरीर में कैसे होता है और साथ ही साथ अगर दवाएं आपको अगर अपने हिसाब से तय करनी है तो आप कैसे तय करें। इसी टॉपिक के साथ में आज का अपन विषय शुरू करते हैं। तो स्टार्ट करता हूँ मैं। सबसे पहली बात, इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक मेडिसिन्स के विषय में जो आपको सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, आपने जो अपना अभी तक के एजुकेशन लिया है, उसमें सबसे पहली बात आपको मेथड बताई जाती है कि कोहोबेशन मेथड से मेडिसिन्स निकाली जाती है। 114 प्लांट होते हैं। 114 प्लांट में से जब हम मेडिसिन्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं कोहोबेशन मेथड से, तो वो एकदम कॉन्सेंट्रेट मेडिसिन फॉर्म होता है। उसको तब तक कि डाइल्यूट किया जाता है जब तक कि वो एकदम ट्रांसपेरेंट कंडीशन में ना आ जाए और उसमें से स्पेशली उस जो प्लांट है उसकी सेंट आना ख़त्म ना हो जाए, एकदम रंग और गंधहीन जब तक कि नहीं हो जाता है तब तक कि हम उसको डाइल्यूट करते हैं। ये होता है हमारा D3। एक्चुअल में हम इसी को D3 बोल सकते हैं। एक्चुअल में जो बॉडी पे इफेक्टिव मेडिसिन होती है वो D3 से स्टार्ट होती है और D3 कहने से तात्पर्य यह है कि एक्चुअल में जब हम किसी भी क्रूड एसेंस को जब हम डाइल्यूट करते हैं तो 1:9 के रेशो में डाइल्यूट करते हैं। ठीक है, यानी कि 1 भाग मेडिसिन होती है, 9 भाग आपका बेस होता है। बेस में कुछ फार्मासिस्ट RS का इस्तेमाल करते हैं, कुछ फार्मासिस्ट डिस्टिल वाटर इस्तेमाल करते हैं। तो बेस में जिस भी मीडियम का इस्तेमाल करें 1:9 के रेशो में उसको इस्तेमाल किया जाता है। जब 1:9 के रेशो में इस्तेमाल करते हैं तो वो फर्स्ट वाला जो वो सेक्शन बनता है उसको फिर हम और डाइल्यूट करते हैं। बट क्रूड में से क्रूड आपका जो भी सेल तैयार हुआ है उसके बाद में उसको जब हम डाइल्यूट करते हैं तो फर्स्ट कंडीशन बनती है, फिर उसको और सेकेंड डाइल्यूट करते हैं तो D2 बनता है, तो 1:9 फिर आता है। और D3 का जो फॉर्म आता है वो एक्चुअल में जो हम कहते हैं कि रंग और गंध से अलग होना चाहिए, उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, उसमें गंध नहीं आनी चाहिए, उस फॉर्म को हम बोलते हैं D3। एक्चुअल में ये D3 अब नॉर्मल किसी को भी बोला जाता है कि D3 से लेके D5 तक के जो मेडिसिन होती है, D4 तक के वो पॉजिटिव फॉर्म होता है, D5 न्यूट्रल होता है और D5 से लेके ऊपर के फॉर्म नेगेटिव फॉर्म होते हैं, D6 वगैरह जितने भी हैं। तो ये D6 D5 वगैरह ये किस तरीके से तय होता है, ये इसके विषय में ज़्यादातर जो प्रैक्टिशनर हैं वो समझ ही नहीं पाते हैं। उसका रीज़न ये है कि आप अपनी मेडिसिन की वर्किंग प्रिंसिपल को नहीं जानते हैं, आप अपनी मेडिसिन के वर्किंग जो सिद्धांत हैं उसको समझ नहीं पाए हैं। एक्चुअल में जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथ है, नाम में स्पेशली जो इलेक्ट्रो लिखा गया है, ये इलेक्ट्रो अपने आप में बहुत बड़ी गुण रखता है, बहुत बड़ा एक मीडियम है। एक्चुअली क्या होता है, हम जो पौधों से कोहोबेशन मेथड से जो इसेंस प्राप्त करते हैं, तो एक्चुअल में हम इलेक्ट्रॉन का जो प्योर नेचुरल फॉर्म होता है, जो उसमें क्या बोलेंगे मोबिलिटी पैदा करता है, या जो एक तरीके से जो उसमें एनर्जी का सोर्स होता है, वो फॉर्म को ही हम यूज़ करते हैं और वो फॉर्म बाकी गुणों के साथ में अवेलेबल होता है। ठीक है, स्पेशलाइज जो मेडिसिन्स के टाइप हैं, जो भी मेडिसिन्स का गुण है, उन गुणों के साथ में वो अवेलेबल होता है और वो मेडिसिन्स को एकदम पुश करने का और स्पीड से दौड़ाने का काम करता है। इलेक्ट्रिसिटी जैसे प्रवाहित होती है शरीर में नहीं, एक्चुअली जहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है तो वहाँ एक तरीके से करंट पैदा होता है, विद्युतीय शक्ति पैदा होती है।
तो उसी हिसाब से जब इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में मेडिसिन का एसेंस हम तैयार करते हैं तो उसमें वो एनर्जी का समावेश होता है। अब एनर्जी का समावेश होने के बाद में जब भी हम उस एनर्जी को बोलते हैं पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल। तो पॉजिटिव का मतलब ये है कि अगर बाई चांस मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको बताता हूँ कि किसी मेडिसिन में आपके पास में अगर एनर्जी पोटेंसी बोलते हैं ना, जैसे पॉजिटिव पोटेंसी, आप एक बारूद का एग्जांपल ले सकते हैं। आप जितना उसको कंप्रेस करते हैं, जितना कंप्रेस करते हैं उतना ज़्यादा वो विस्फोट पैदा करता है। ओके, तो क्यों करता है? क्योंकि उसमें उसके गुणों की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। उसको कंप्रेस करोगे तो वो विस्फोट पैदा करेगा। उसी प्रकार से ये पॉजिटिव होता है। तो आपका जो कॉन्सेंट्रेट फॉर्म होता है मेडिसिन का, वो एक तरीके से उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में मेडिसिन के गुण पाए जाते हैं जो कि पॉजिटिव फॉर्म में होते हैं, यानी वो विस्फोट करेगा। अगर उसको शरीर में देंगे तो वो अपने शक्तियों को आगे बढ़ाएगा और कंप्रेस रहेगा। दूसरी बात, नेगेटिव फॉर्म 5th डिल्यूशन तक के बॉडी सम की कंडीशन में आ जाती है। मेडिसिन के जो कंटेंट होते हैं लगभग अप्रॉक्स बॉडी के कण और बॉडी का जो फ्लो रेट है उसके समतुल्य आ जाता है, इसलिए उसको हम न्यूट्रल कहते हैं। उसके बाद में नेगेटिव फॉर्म स्टार्ट होता है। नेगेटिव फॉर्म में अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताऊँगा कि इलेक्ट्रॉन की विरलता आ जाती है। इलेक्ट्रॉन या फिर मेडिसिन के जो कण होते हैं, जो मेडिसिन के अवयव होते हैं, उनकी विरलता आ जाती है। वो दूर दूर हो जाते हैं अपने कणों के बीच, और हर एक कण में अपनी एक एनर्जी का सोर्स है, एक एनर्जी का ऑरा होता है। हर एक कण अपनी पूर्ण रूपण क्षमता का उपयोग करके आपके शरीर पे अपना प्रभाव दिखाता है। तो जब आपके शरीर में हम D6 या D7 की बात करते हैं तो उस तरीके से उसका एनर्जी का आपके क्योंकि कहते हैं ना कि लॉन्ग टर्म की बीमारी हो गई, आपको बहुत गहरी बीमारी है, काफ़ी सालों से है, तो उसमें हम हायर डाइल्यूशन का इस्तेमाल करते हैं। उसका रीज़न ये है कि शरीर वीक पड़ चुका होता है। शरीर की वीक को पड़ने की वजह से शरीर की क्षमता कमज़ोर हो जाती है, तो हम उसको सिंगल एक जैसे पुश करने का काम करती है। मेडिसिन भी वही वर्क करती है, मेडिसिन भी पुश करने का काम करती है। इस चीज़ को, शरीर की सेल्स को, शरीर के मेटाबॉलिक सिस्टम को, शरीर के नर्वस सिस्टम को, इन सबको पुशिंग का काम करती है मेडिसिन, जो आपकी होती है हायर डाइल्यूशंस। हायर डाइल्यूशंस वही है D6 से लेके ऊपर के डाइल्यूशंस। फिर अच्छा, अभी अब मैं ये आपको मैंने एक इंट्रोडक्शन के तौर पे बताया कि किस तरीके से इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की मेडिसिन डाइल्यूशंस में आती है। अब नॉर्मली अगर कोई प्रैक्टिशनर है तो वो इस बात से हमेशा कंफ्यूज रहता है कि भाई मैं जो डाइल्यूशंस है उसको कैसे फॉर्म करूँ। अब मैं आपके सामने इसका बहुत आसान और सरल उपाय रखने वाला हूँ। सिंपल सी बात यह है कि सबसे पहली बात, आपको एक बेस मेडिसिन आपकी जो मिल रही है, जो भी मार्केट में आपको अवेलेबल है, उस मेडिसिन को D3 फॉर्म ही अवेलेबल होता है, तो D3 फॉर्म को आप परचेस कीजिए और आप आपका पैटर्न तैयार कीजिए। आपका पैटर्न तैयार हो सकता है तो इस तरीके से कि सबसे पहली बात, आपका पैटर्न ये होना चाहिए कि हम जो रेशो सेट करें पर्टिकुलर, जैसे अगर आपने प्रैक्टिस के लिए, हम जहाँ तक के समझते हैं कि D3 से लेके D4 और D5 तक की जो मेडिसिन होती है, जनरल सामान्यतः जो एक्यूट केसेस हैं उसमें बहुत अच्छे से इस्तेमाल होती है। क्रॉनिक केसेस में हम D6 जितने भी हाई डाइल्यूशन है उसको इस्तेमाल करते हैं। तो अब हम कैसे तय करेंगे कि भाई हम अब हर एक का, तो आप 38 मेडिसिन के या 40 मेडिसिन के कितने फॉर्म बनाओगे? D3, D4, D5, ये तो बहुत हैवी हो जाएगा और इतना स्टॉक करने के बाद भी सिलेक्शन करना मुश्किल होता है। किस चीज़ का सिलेक्शन, कि भाई मैं इस समय पे कौन सा डाइल्यूशन इस्तेमाल करूँ, ये एक बहुत बड़ी चुनौती होती है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी प्रैक्टिशनर के लिए। क्योंकि आप पर्टिकुलर अगर बाई चांस आपने डायग्नोस कर लिया कि भाई ये हमारा क्रॉनिक केस है, हमको यहाँ पे
हायर डाइल्यूशंस का इस्तेमाल करना है या फिर हमको D5 D6 के ऊपर जो भी डाइल्यूशंस है उसका इस्तेमाल करना है। अब इतना स्टॉक करने के बाद भी आप डोजोलॉजी में कंफ्यूज हो जाओगे। फिर पहली बात तो इतना स्टॉक के बाद में सिलेक्शन नहीं कर पाओगे, मिस्टेक करोगे। तो सबसे बेहतर क्या है कि मैं जो करता हूँ मैं आपको वो मेथड बताता हूँ। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं तैयार करता हूँ D3 से D4 फॉर्म, और D4 फॉर्म का 1:9 रेशो जो मैंने तय करके रखा है वो मैं अपने हिसाब से तय करता हूँ। तो इसमें मेरा ये रहता है कि मेरा पहला जो 1:9 का रेशो है उसमें 1 पार्ट D3 का इस्तेमाल करता हूँ। 1 पार्ट यानी कि अगर मैं 1 ml अगर D3 ले रहा हूँ, ठीक है, तो 9 ml मैं लूँगा बेस मेरा RS का बेस लूँगा, उसको मिक्सअप करूँगा तो मेरा हो गया ये D4 फॉर्म। अब मैं D4 से जो प्रैक्टिस करता हूँ तो मैं इजीली बाकी सब डाइल्यूशंस बना लेता हूँ। अब वो कैसे बनाता हूँ मैं आपको बताऊँगा। ये अपना अपना एक्सपीरियंस होता है, आप इसको यूज़ भी कर सकते हैं या तो आप वो फाइनल जो किटें बनती है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पर मैंने जैसे कहा कि उसको अगर इस्तेमाल करेंगे तो आप कंफ्यूज ज़्यादा होंगे, आपके दिमाग में हमेशा कोई ना कोई कंफ्यूजन पैदा होते रहेगा। तो बेहतर क्या है, बेहतर यह है कि आप जो मैं प्रैक्टिस करता हूँ वैसा भी आप चाहो तो अपना, अगर आपका बहुत अच्छा डायग्नोस लेवल है, आप डायग्नोस बहुत अच्छे से कर लेते हैं और आप एट ए टाइम आप चुनाव कर सकते हैं कि भाई मेरे को इस समय पे ये मेडिसिन का सिलेक्शन करना है, तो आप मेरा फार्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरी बेस मेडिसिन होती है D5, ठीक है। D5 को ही मैं यूज़ करता हूँ बेस में। बेस मेरा होता है RS के साथ में डिस्टिल वाटर का कॉम्बिनेशन, ठीक है। डिस्टिल वाटर का यानी कि 1:9 का रेशो में मैं RS के साथ में उसको बेस बना के रख लेता हूँ बेस, और उस बेस को मैं लेता हूँ 15 ml में। तो फिर मैं मेडिसिन का जो भी मेरे को फार्मूला, जैसे फाइनली अगर मेरे को कफ के लिए फार्मूला सेलेक्ट करना है तो मैं P3 Ver1 L1 और GE के साथ में जो भी पेशेंट के अकॉर्डिंग जो भी कंडीशन उसका ड्रॉप मैं तय करता हूँ। तो D5 का ड्रॉप मैं तय करता हूँ कि मेरे को कितना लेना है अकॉर्डिंग टू पेशेंट के बॉडी वेट और अकॉर्डिंग टू पेशेंट की एज और फंक्शन, पॉजिटिव नेगेटिव फंक्शन, उसके अकॉर्डिंग मैं डोज तय करता हूँ किसकी कितनी मात्रा लेनी है, कौन सी मेडिसिन को मेरे को प्रभावी रखना है, कौन सी मेडिसिन को सपोर्टिव रखना है, यह मैं तय करता हूँ। और ये आपको ही तय करना पड़ेगा, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक को प्रैक्टिस के लिए ये तय करना बहुत ज़रूरी है। अगर वो ये तय नहीं कर पाता है कि किस मेडिसिन का कितना प्रभाव परसेंटेज आप तय नहीं कर पाते हैं तो आप प्रैक्टिस में प्रॉब्लम आपकी आएगी। तो जैसे मैंने बताया कि अगर कफ का और कॉमन कोल्ड का कोई पेशेंट है तो उस कंडीशन में मैं सीधा ये फार्मूला इस्तेमाल करता हूँ कि ये बेसिक फार्मूला है, कोई भी ज़्यादातर इसको सेलेक्ट करेगा पर देने का तरीका डिपेंड करता है। अब कॉमन कोल्ड एक पॉजिटिव कफ, एक पॉजिटिव सिंबल है, तो यहाँ पे मैं मेडिसिन लूँगा क्योंकि ये पॉजिटिव डिसीज़ है, ठीक है। तो मैं इसमें अब मेरे को D5 का इस्तेमाल करना है। कैसे करूँगा आप देखिए, मेरा डोज यहीं की तो उसमें होता यह है कि अगर मेरे को D5 इस्तेमाल करना है तो D5 में मैं क्या करूँगा कि अप्रॉक्स 8 to 10 ड्रॉप मैं ईच मेडिसिन, जो भी मैं फार्मूला, जो भी प्रोटोकॉल सेलेक्ट करता हूँ उसकी 15 ml के ड्रॉपर में मेडिसिन को पहले कॉम्बिनेशन बनाऊँगा और उसके बाद में, जैसा मैंने आपसे बताया था कि मैं जो बेस इस्तेमाल करता हूँ, मैं ग्लोबल्स में प्रैक्टिस नहीं करता हूँ, मैं लिक्विड में प्रैक्टिस करता हूँ। तो मैं ड्रॉप में इस्तेमाल करता हूँ तो मैं उसमें बाकी बेस जो है उसको कवर कर देता हूँ। तो ये जो फार्मूला तैयार होता है वो एक तरीके से डिज़ोल्व होकर मेरा D5 में कन्वर्ट हो जाता है। अब D5 को भी जब मेरे को पेशेंट को देना है तो मैं आसानी से उसका डोज
तय कर सकता हूँ कि मेरे को उसको कितनी मात्रा में मेडिसिन का इंटर करना है उसके शरीर में। मैं कभी 5 बूंद सेलेक्ट करता हूँ, कभी 2 बूंद सेलेक्ट करता हूँ, कभी कभी 1 बूंद सेलेक्ट करता हूँ, कभी कभी QID देता हूँ, कभी कभी हॉर्ली देता हूँ। तो ये डिपेंड करता है कि पेशेंट की स्थिति क्या है। तो वो सिंगल रेमेडी मेरी मल्टीपल डोज में मैं उसको इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो ये जो डाइल्यूशंस का जो इशू है कि यार अब अगर ग्लोबल्स में होता तो मेरे को उसमें एक ये रहता है कि कॉम्बिनेशन इक्वली कैसे मैनेज करूँगा। बट इसमें अगर मैं लिक्विड में अगर मेडिसिन पेशेंट को दे रहा हूँ तो इक्वली डिवाइड हो जाते हैं, उसके पूरे कंटेंट पूरे लिक्विड में एक जैसे डिज़ोल्व होते हैं और वो बॉडी में भी जब एंटर करेंगे तो एक साथ आसानी से ऑब्जर्व हो जाते हैं। वाटर जल्दी ऑब्जर्व होता है, जल्दी से उसके इंस्टेंट इफेक्ट मिलते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। तो बस यही आज के लिए मेरा टॉपिक था, जिससे कि मैं आपको बता सकूं कि जो डाइल्यूशंस के लिए परेशान होते हैं कि हम कौन सा डाइल्यूशंस कहाँ इस्तेमाल करें और यार उसका फ़ायदा कैसे लेंगे या हम चुनाव कैसे करें, और ये सब जो समस्याएं हैं। सबसे पहली बात, आपको अपनी मेडिसिन की जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप अगर मेडिसिन के बारे में जानते नहीं, उनके गुणों के बारे में नहीं जानते हैं, तो आप सही मेडिसिन का चुनाव नहीं कर सकते हैं, सही मेडिसिन का चुनाव नहीं करेंगे। और तीसरी बात ये भी है कि मैं जो मीडियम इस्तेमाल करता हूँ तो उसमें होता यह है कि मैं उसको लिक्विड को मल्टीपल तरीके से अप्लाई कर पाता हूँ। मैं सुपरफिशियल भी इस्तेमाल करता हूँ, उसको लिक्विड फॉर्म में दूसरे तरीके से भी इस्तेमाल करता हूँ, कंप्रेस भी देता हूँ, साथ ही साथ जहाँ कंप्रेस की ज़रूरत है कंप्रेस देता हूँ, जहाँ डायरेक्ट एप्लीकेशन की ज़रूरत है डायरेक्ट अप्लाई करता हूँ। तो ये सब चीज़ें इजीली आप कर पाओगे। सबसे पहली बात, आपको समझ में आना चाहिए कि आप कोरोना मतलब केस को समझ पा रहे हैं कि नहीं, डायग्नोस आपका प्रॉपर हो रहा है, डायग्नोस होगा, मेडिसिन का सिलेक्शन प्रॉपर होगा, तो बिल्कुल आपके पेशेंट इलेक्ट्रो होम्योपैथ बोले तो जादू का इफेक्ट आपको मिलेगा। और जादू का इफेक्ट लेने के लिए आपको जानना पड़ेगा, पेशेंट की स्थिति जाननी पड़ेगी, पेशेंट की पुरानी हिस्ट्री आपको समझ में आनी चाहिए। ये सब जब तक के समझ में नहीं आएगा तब तक कि आप प्रॉपर रिजल्ट लेने में असमर्थ रहेंगे। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैंने आज आपसे शेयर करूँ, बिल्कुल मैंने आपके सामने अपने एक्सपीरियंस की बातें शेयर की। मैंने फीवर की कंडीशन वाले पेशेंट को 2 से 3 मिनट में रिकवर किया है। 105 डिग्री का फीवर आप कितनी देर में कवर कर सकते हैं? मैंने 2 से 3 मिनट में 97 डिग्री पे लेके आया हूँ। सिंपल सा मेडिसिन का चुनाव, आपका एप्लीकेशन, आप किस तरीके से पेशेंट के ऊपर इस्तेमाल करते हैं, ये सब चीज़ें। कितना हेडेक हो, कितना भी प्रॉब्लम हो, कैसा भी फेल हो, अगर सही चुनाव करेंगे तो आप उसका जादू की तरह इफेक्ट देखेंगे और जादू की तरह आपके पास में रिजल्ट अवेलेबल होगा। तो नमस्कार, नेक्स्ट टॉपिक में और किसी विषय पर मैं आपसे चर्चा करूँगा, और मेरे चैनल पे बने रहिए, और मेरे चैनल पे बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करें। और अगर कोई आपको जिज्ञासा होती है, कोई सवाल होता है, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई आपको दूंगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और किसी टॉपिक पे और किसी चर्चा पे।